बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। 2024 और 25 का बजट वफाकी और सूबाई असम्बलियाँ भी अब बजट पेश कर रही हैं और तमाम जो इदारे हैं उनको बजट दिया जा रहा है। अब इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़हर कातिल बजट कह रही है। तो क्या ये वाकई ज़हर कातिल है? नॉन फाइलर और फाइलर की फिर से मुल्क में बहस छिड़ गई है। एक सहाफ़ी ने तो आज सवाल कर दिया हुकूमती टीम से कि 45,000 रुपये एक साहब की तनख्वाह है, उसका सिम भी ब्लॉक हो गया। तो ये सारा बोझ सैलरी लेने वाले लोगों पर, आम लोगों पर क्यों? अशराफिया पर बोझ क्यों नहीं डाला गया? अशराफिया के जो मराते हैं उनसे कटौती क्यों नहीं की गई? इस पर भी हम बात करेंगे। बजट से लेके बानी पीटीआई की मुज़ाकराती टीम किस तरह किससे मुज़ाकरात करेगी, किन नुकात पे मुज़ाकरात करेगी। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, आपने कई मुल्क की सियासत और सहाफ़त के अदवार देखे हैं, निजी टीवी के ब्यूरो चीफ़ हैं सैयद सज्जाद अली शाह। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ आप मारूफ बिजनेसमैन हैं और पाकिस्तान की इकनॉमी पर बड़ी आपकी गहरी नज़र रहती है, इकनॉमिक स्पेशलिस्ट इकबाल अडवाणी साहब ने टाइम दिया स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया सर अडवाणी साहब, आपने भी टाइम दिया। अपोजिशन का मौक़िफ़ देने के लिए कराची की मारूफ शख्सियत सलीम सचवानी ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ देंगे। बहुत शुक्रिया सर सचवानी साहब, आपने भी टाइम दिया। पहले ज़रा शाह साहब, ये बजट सही है, अच्छा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद, वफाकी हुकूमत ने 85 खरब खसारे पे मुश्तमिल बजट जो ये पेश किया। 85 खरब खसारे का मतलब ये है कि ये पीछे से जो मामला खसारे में आ रहे थे उसको संभाला दिया गया है। अच्छा। अब 188 खरब 87 अरब का बजट जो है ये पेश हुआ है, जिसमें टैक्स के जो अहदाफ रखे गए वो 12,970 अरब मुकर्रर किए गए। तो बात ये कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो टैक्सेस का भी है। अब हम आगे अगर बढ़ते हैं तो आप ये देखें कि 85 खरब खसारे पर मुश्तमिल ये बजट जो उन्होंने पेश किया है, इसके अंदर आगे चलना लेके सारे मामलात को, ये इस वक्त एक चैलेंजिंग बजट था। अच्छा। जो हुकूमत ने, मैं समझता हूँ, डाला और उसके ऊपर जो उंगलियां उठाई जा रही हैं वो तो एक अलग मामला है, बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अहम नुकात जो बजट के थे वो मजमूई हजम इसका 188 खरब से जायद है। उंगलियां सही उठाई जा रही हैं? मैं वहीं उसी तरफ आपको लेके आ रहा हूँ कि उंगलियां देखें, कारोबारी तबका जो अपने हिसाब से उठाएगा। अपोजिशन का काम ही उंगली उठाना है, बिल्कुल उठाना चाहिए। मीडिया का काम तरकीब जर्नलिस्ट अब बजट आप मंजूर करते हैं, अप्रूव करते हैं, ठीक है, अच्छा है ना हालात में? मैं कहता हूँ कि बहुत बुरा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। आप इससे इस पर राय मुख्तलिफ, हमारे पास एक बेहतरीन कारोबारी शख्सियत बैठी, ये आपको बताएंगे कि हमें जो फवायद लेने चाहिए थे वो तो हमें नहीं मिल सक रहे, क्योंकि हमने कुर्बानी का बकरा इस वक्त बनना है। जो हालात मईशत के चल रहे थे, जो लोगों ने बिगाड़ करके छोड़ा है, तो हमने आगे बढ़ने के लिए, मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने जो इकदाम किया, और अभी इसमें तब्दीली भी आएगी साजिद। अच्छा। अभी इसमें चेंजेस मुझे आती दिख रही हैं, क्योंकि जाहिर कारोबारी ताजिर बरादरी को हम रखते हैं प्रायोरिटी के ऊपर, तो हुकूमत वक्त भी रखेगी और वो उनकी बात सुनेगी और बहुत चीजों के अंदर तब्दीली लानी पड़ जाएगी। ठीक है अडवाणी साहब, चूंकि आप कारोबारी लोगों को भी रिप्रेजेंट करते हैं और पाकिस्तान की इकनॉमी से लेके सियासत पर बड़ा अच्छा तज्जिया देते हैं, ज़हर कातिल बजट है ये, शिबली फराज कह रहे हैं? देखें, बजट तो बहुत डेंजर आया है, देखा जाए तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन पहले तो आप इसको देखें कि जो सैलरी क्लास है उनको तो मुझे लगता है आप उस डगर पे ले आए हैं कि वो सुसाइड कर जाएं। हाँ, इतना खतरनाक बजट सैलरी क्लास के लिए आपने बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ा। बाकी रहा सवाल कि अभी बजट देखें, हर सेक्टर पे उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसे काम किए जो मुश्किल से चल पा रहे थे। एक आपको एग्जांपल दूं मैं, अभी रियल इस्टेट के हवाले से, रियल इस्टेट ऑलरेडी बिल्कुल तबाह हो गया है हमारे पास ये काम, यानी देखा जाए तो पिछले 3-4 साल से बहुत ही बुरे हालात हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब इनके ऊपर टैक्स और बढ़ा देने का मकसद क्या है मेरी समझ में नहीं आ रहा, और ज्यादा है यानी इस तरह देखें आप, अभी आपने दुबई लीग आई, आपने देखा 11 से 12 अरब डॉलर पाकिस्तान के। हुकूमत का एक इस पे मौकिफ ले रहे हैं, पाकिस्तान में टैक्स निज़ाम नाइंसाफी पर मबनी है, इंडस्ट्रियल सेक्टर 61% टैक्स दे और रियल एस्टेट सेक्टर सिर्फ 0.3, इसीलिए रियल एस्टेट सेक्टर को हमने अताब में लिया। अपने आपने इंडस्ट्री का भी जिक्र किया ना इसमें। अब मैं आपको बताऊं, देखें ऑलरेडी हमारी तकरीबन 11 से 12 अरब डॉलर आपको दुबई लीग से पता चला, मुझे लगता है उससे भी ज्यादा निकल गए हैं। हाँ। तो सब लोग वहां चले गए हैं, जो नहीं गए, जो यानी पाकिस्तान से प्यार करते हैं कि हमको यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, हाँ, और वो यहाँ पर रहे,
और जो नहीं गए तो आपने उनको ये मैसेज दे दिया कि आपको भी चला जाना चाहिए था। अच्छा, जो आप थोड़े बहुत इधर रह गए वो भी चले वो भी जाए यहाँ से। क्योंकि आपने बताया दुबई लीक से आपने एक चीज देखी कि 11-12 अरब, और बाकी दूसरे बहुत मुल्कों में भी गए हैं, अमेरिका वगैरह, आप लेकिन एक जो लीक आई उसके हिसाब से, तो यानी आपने ये मैसेज दिया कि भाई आप क्यों नहीं चले गए, चले गए। अब जो वहां चले गए, जो वहां पर इन्वेस्टमेंट की, दुबई में प्रॉपर्टी कहां से कहां पहुंच गई, आपको ये चीजें भी तो देखनी है ना, कहां से कहां पहुंच गई। तो जो गए उनका, वो अगर एक वक्त ये भी सोचें कि हमको आना था कि नहीं आना था, तो बोलेंगे अच्छा वो हम लोग आए। रियल एस्टेट सेक्टर की आपने बात कर दी। कल चेयरमैन आबाद आसिफ समसम लाइन पे थे, वो कह रहे हैं हम बेबस हैं। देखें वो बात अलग है कि बेबस तो यानी पाकिस्तान में सब बेबस हैं, शहबाज शरीफ खुद बेबस है, तो आसिफ भाई की क्या बात करें, छोड़ें। अच्छा। हाँ, शहबाज शरीफ बेबस नहीं है, बेबस तो सब है, लेकिन बात ये नहीं है। बात ये है कि रियल एस्टेट के हवाले से मैं कह रहा था, फिर आपने जब इससे कनेक्ट किया इंडस्ट्री को, तो देखिए रियल एस्टेट के काम के साथ तकरीबन 40 से 50 इंडस्ट्रियां जुड़ी हुई हैं। ठीक है। अगर आप समझते हैं कि रियल एस्टेट का काम अगर यहाँ कम हो जाए या बंद हो जाए तो कितनी इंडस्ट्रियां अफेक्टेड होंगी आपको पता है। और मुझे लगता है पिछले अगर 5-10 साल आप देखो, सिर्फ यही एक सेक्टर है जो रोजगार जनरेट कर रहा है, बाकी पाकिस्तान में काम कहाँ है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो इन्वेस्टमेंट किस में करते हैं, इसी में करते हैं। और ये वो सेक्टर है जो इतनी रोजगार क्रिएट करता है। अब आप इसका मतलब बेरोजगारी में और इजाफा होगा। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपके मुल्क में देखें, अगर आप चाहते हैं आपके मुल्क में अमन रहे तो बेरोजगारी कम करनी पड़ेगी, वरना अगर आपके यहाँ बेरोजगारी बढ़ती जाएगी आप अमन का सोचना भी छोड़ दें। तो देखिए कितनी चीजों से जुड़ी हुई है। ये एक सेक्टर था जो काम चला रहा था, इसी में बिजनेस था लोगों का, इससे कितनी इंडस्ट्रियां जुड़ी हुई थी, उसको भी टैक्स में डाल दिया। मुझे लगता है कि जब आप रियल एस्टेट को खत्म कर देंगे तो पाकिस्तान में बाकी तो कोई बिजनेस है ही नहीं। एक ही बिजनेस हो रहा था, उसको भी आपने टारगेट कर दिया। जो 11 अरब डॉलर चले गए हैं, बाकी जो पड़े हुए हैं 11-15 अरब, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आप निकल ही जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क में कोई अभी इन्वेस्टमेंट करे इस बजट के बाद। ठीक है। सलीम सचफंडी साहब, ज़हर कातिल बजट है, शिबली फराज ने कहा, और पीटीआई ने आज पंजाब में भी वॉकआउट किया। जो कॉपीज थी बजट की वो फाड़ के एहतजाज किया, सिक्योरिटी को अंदर बुलाना पड़ा, हालात कंट्रोल से बाहर जा रहे थे। ज़हर कातिल बजट है ये, तो आप क्या करेंगे, स्ट्रेटजी पीटीआई की क्या होगी? देखिए अभी आप खुद ही कह रहे हैं ज़हर कातिल बजट है, शिबली फराज कह रहे हैं तो है वो, तो उसमें कोई शक है क्या? हाँ। जिस बजट के अंदर में सेहत के लिए 92 रुपये पर पर्सन पाकिस्तान की आबादी के आ रहा है, और 112 रुपये सालाना जो है एक बंदे की तालीम के ऊपर खर्च इन्होंने रखा हुआ जिस बजट के अंदर, तो वो ज़हर कातिल नहीं है तो क्या है? तवानाई के शोबे में ये जो है खरबों रुपए लुटा रहे हैं, और फौज का बजट सिर्फ और सिर्फ 20 खरब रुपए रखा है, 20-22 खरब रुपए, 21 खरब रुपए रखा है। और तवानाई के शोबे में 20 खरब जो है ना ये लुटा रहे हैं। तवानाई के शोबे से इनकम आनी चाहिए 20 खरब से ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, मगर इनके कमिश्नरों ने, उनके नाजायज एग्रीमेंटों ने इस नहज पे पहुंचा दिया पाकिस्तान को। अगर आप नेगेटिव बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव भी करें। मरियम साहिबा कह रही है 10 अरब से भी ज्यादा लैपटॉप हम बांटेंगे इन पैसों में। तो सर इन्होंने सीखा यही है ना, कौम को इन्होंने कभी इकनॉमी तो बेहतर करने की कोशिश नहीं की है, ये बांटना। अब ये होना तो ये चाहिए ना, बांटा कहाँ जाता है? जहाँ गुर्बत होती है। अभी भी आप देखिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर में इन्होंने पैसे बढ़ाए, लोगों की तादाद बढ़ाई है। हालांकि हमें तो ये खुशखबरी मिलनी चाहिए थी कि हमने इस साल हमने इतने लोग जो है बेनजीर इनकम सपोर्ट से निकाल के हमने इतनी इनकी मईशत बेहतर कर दी है। और अगले साल हमारा हदफ ये है कि इनमें से मजीद लोगों को हम बेहतरी की तरफ लाएंगे, वो भी इसमें से इंशाल्लाह निकलेंगे, और फिर ये पैसे जो है वो मुल्क में दीगर शोबों में से तालीम और दीगर शोबों में इस्तेमाल होंगे। मगर ये तो आप देखें हर साल गुर्बत बढ़ाए जा रहे हैं, हर साल इनकी देखें गुर्बत बढ़ती जा रही है, हर साल आप देखें तो उनकी तालीम में कमी बढ़ती जा रही है, हर साल आप देखें तो तवानाई में पैसे देने के बावजूद कौम के पैसे तवानाई के शोबे में देने के बावजूद कि चाहे कौम वो बिजली इस्तेमाल करे या ना करे उसको पैसे तो देने ही है, इसके बावजूद कौम लोड शेडिंग उठा रही होती है। इससे बड़ा जुल्म कौम के ऊपर और क्या होगा सर? ठीक है, आगे आपका पॉइंट। फिर उसके बाद बड़ी एक बहस है कि हम तमाम लोगों, ये जो नॉन फाइलर हैं हम उनको भी इसमें लाएंगे, तो 40-50 हज़ार रुपये जिसकी सैलरी है वो कैसे, कहाँ टैक्स देगा, क्या करेगा, ये बहस है। और फिर इस हद तक है मामला कि वो किसी भी बैरून मुल्क ट्रैवल नहीं कर सकता,
वो हज और उम्रा कर सकता है बस। शाह साहब सर वो हज और उम्रा भी क्यों करेगा? अच्छा ना करे वो क्यों करेगा वो भी हज और उम्रा? किससे उधार लेकर मुमकिन है वो अपने आप को शो करे कि भाई वो हज कर सकता है। हाँ सर, दुनिया में कहीं पे भी फाइलर और नॉन फाइलर वाला सिस्टम नहीं है। आते हैं कहीं पे भी नहीं पहले है। जरा मैं यहाँ से, सर ये जुल्म नहीं है? बात ये ना, देखें, साइकिल जिसके पास नहीं है, तमहीद जो बांधी गई है अपोजिशन की जानिब से, आप तो बैठे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं और जर्नलिस्ट हैं आप, मैं आपसे ये कहूंगा कि 2018 में जब पहला बजट आया था, उस बजट को निकाल लीजिए, इस बजट को निकाल लीजिए, दोनों का मवाजना कर लीजिए आपस में। और जहां तक बात हो रही है फाइलर और नॉन फाइलर, उसको कहा जाता था PTIMF बजट। जी, PTIMF, मैंने उसका नाम बता दिया, उस वक्त की ऑपोजिशन उस पे नाम भूलना रखा नहीं था चाहिए, कि भूलना ये नहीं IMF का बजट है। किसी बात को भूलना नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, बेहतरी की तरफ, जैसे तनकीद की हमारे भाई बैठे मोहतरम, इन्होंने ये बड़ी अच्छी तनकीद है कि मसाइल आएंगे, ये होगा वो होगा, इसको हल की तरफ लाया जाए, इसके अंदर कुछ चेंजेस की जाए, वो पॉसिबल हैं, बिल्कुल होंगी। लेकिन तनकीद बनाने से पहले किसी भी चीज को देखना चाहिए कि हमने खुद क्या किया, किरदार क्या है हमारा। हमारे पर टैक्स चोर तो सारे बैठे हुए, कोई भी प्रॉपर टैक्स देने को तैयार ही नहीं है। नहीं तो अशराफिया पे बोझ क्यों नहीं डाला हुकूमत ने? डाला हुआ है, आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि इसमें बोझ नहीं डाला है। आप मुझे बताइए कि जो गाड़ियों के मामला हैं, जो लग्जरी गाड़ियों के मामला हैं 2000 सीसी के, 1800 सीसी के, कहाँ पे गए, क्यों गए? और मजे की बात आपको बताऊं कि सैलरीज जो बढ़ाई गई हैं उसमें भी इतना बड़ा सरकारी सैलरी को बेनिफिट नहीं आ रहा है जितना हमें हमारे जो रिटायर्ड लोग हैं जिनकी पेंशन है, पेंशन के ऊपर बेनिफिट आ रहा है। अच्छा, अब इसमें जो तकालीफ है वो प्राइवेट पर्सन को है कि वो बैंक अकाउंट से अगर सैलरी लेगा, वो कहाँ खड़ा हुआ है, वो जाके कैश तो नहीं लेगा ना सैलरी, वो तकलीफ आ रही है। तो इन चीजों को दोबारा रिकंसिडर करने की जरूरत है बजट के अंदर। और रह गई वो उम्रे और हज की बात, तो वो इमरान साहब भी गए थे हज के लिए, साफी तो वो मामला खराब हो गया। तो सर देखें, वो कहने लगे मजहब कार्ड उन्होंने बड़ा अच्छा खेला कि मुझे हराम में गिरफ्तार करा। लेकिन मजे की बात ये कि जब मरियम नवाज जा रही थी उम्रे पे, तो क्या चिल्ला चिल्ला के ये स्पीच दे रहे थे, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे और टीवी के ऊपर बैठ के, यही इमरान रियाज। तो उस वक्त वो हराम था, ये हलाल हो गया। तो ये चीजें मजहब कार्ड नहीं खेलना चाहिए। तकलीफ जो हो रही है वो फर्क है यार, देखें दोनों तरफ अल्लाह का घर है। क्या बात है। चले अडवाणी साहब, मैं आपके पे आता हूँ सर। हज और उम्रा कर सकता है जो सैलरी लेता है 40-50 हज़ार रुपये, लेकिन वो बैरून मुल्क ट्रैवल नहीं कर सकता, न्यूयॉर्क नहीं जा सकता, लंदन नहीं जा सकता, उसको हमने टैक्स नेट में लाना है। नहीं, वो तो सही है। पाकिस्तान में पता नहीं अभी तक ये रिवाज खत्म ही नहीं हो रहा, फाइलर नॉन फाइलर ये होता नहीं है कहीं भी। स्ट्रेट, हाँ स्ट्रेट होना चाहिए। हमारा पहला मुल्क है जो किसी को किस तरह बयान करें ये फाइलर है, ये नॉन फाइलर है, ये पाकिस्तान में क्यों है? क्योंकि बीच में इससे पहले गवर्नमेंट ने कुछ रियायत भी दे दी थी फाइलर नॉन फाइलर, उसको स्ट्रेट कर देना चाहिए कि आप अगर नॉन फाइलर है तो आपका कोई काम होगा ही नहीं, हर काम आपके रुक जाएंगे, खत्म हो। टैक्स बैक्स बढ़ाना, ये वो छोटी ये चीजों को लेकर आकर आप अपनी इमेज को डैमेज कर रहे हो। आपने इसमें तो क्या है, जो फाइलर है उसके काम होते रहे, जो नॉन फाइलर है वो फाइलर बन जाए, बस खत्म। आप उसको आप लोग हर चीज इसकी कैटेगरी अलग कर देते हो, इसके ऊपर 5% टैक्स, तो इसके ऊपर 15% टैक्स, तो इसके ऊपर 15%, तो इसके ऊपर 45% फिक्स कर दे। फिक्स, वो काम ही खुद ब खुद दुनिया में यही होता है, रुक जाते हैं काम। आपका काम रुकता जाएगा, आप लोग फाइलर बनते जाएंगे। हम तमीज क्यों कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो यानी आप फाइलर नहीं बनो, यानी 45,000 रुपए सैलरी लेने वाले की सिम सही बंद हुई है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। देखें, फाइलर नॉन फाइलर का नाम आता क्यों है मेरी समझ में नहीं आ रहा। बस एक चीज है भाई, जिन आपको आपकी रिक्वायरमेंट ही वो होगी कि भाई ये रिक्वायरमेंट पूरी करो, आपकी सिम खुल जाएगी। ये रिक्वायरमेंट करें, आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। रिक्वायरमेंट पूरी करें तो आप यहाँ पे सवाल लेते रहे। फिर जो अशराफिया है वो जब उनका आप टैक्स निकालें तो इनकम अरबों रुपए है, लेकिन वो टैक्स सर कुछ ये देखिए, आप दो चीजों को मिलाएं नहीं, ये टैक्स के एक अलग चीज है, फाइलर नॉन फाइलर। पहले आपने ये चाहते हो ना कि फाइलर बने हैं, सही, तो फाइलर बनने के लिए कोई इतना बड़ा वो नहीं है, लेकिन आप खुद ही स्पेस देते हो या खुद इतनी स्पेस दे देते हो कि वो फाइलर नहीं बने। आपको ये जरूरत ही नहीं है कि फाइलर 15% फाइलर ज्यादा दे,
फाइलर कम दे और नॉन फाइलर ज्यादा दे, ज्यादा कम का रुझान क्यों ज्यादा गया मुझे तो अभी समझ में नहीं आ रहा है। जो फाइलर है उसका काम हो रहा है, हर किसी को फाइलर बनना चाहिए। आप कहीं अकाउंट खुलवाने जाए वो आपसे डिमांड कर देगा, आप फाइलर बनेंगे तभी आपका अकाउंट खुलेगा। आप कोई भी चीज करने, आप सिम लेने जा रहे हैं वो आपसे डिटेल मांगेगा, फाइलर नॉन फाइलर का है ही नहीं भाई, ये रिक्वायरमेंट नहीं है, आप आपकी सिम नहीं खुल रही। ये कौन सा तरीके का है? यही तो प्रॉब्लम है इनको। पता नहीं ये किस तरह मुल्क चला रहे हैं यार, मेरी तो समझ में इनकी दिमाग नहीं आते। मुझे बताएं आप, आपने एक सिस्टम दे दिया खत्म। आप हर वक्त एक फाइलर है वो रुपया देगा, नॉन फाइलर 3 रुपये देगा, तो 3 रुपये दे देगा। हाँ। वो आप उसका वो कुछ भी दे नहीं दे, आपने फाइलर का वो वाली कंडीशन ही खत्म कर देनी है, फाइलर नॉन फाइलर। मतलब आप क्या मशवरा देंगे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं? सिंपल सी बात है, परसेंटेज आप ये नहीं कि भाई आपने 15% देना है, उसने 45% देना है, कोई परसेंटेज नहीं होनी चाहिए। फाइलर है उसके काम होंगे, जो फाइलर नहीं है उसका कोई काम नहीं होगा। सीधी बात है, आपके सब फाइलर हो जाएंगे। जिसको भी कुछ करना होगा, अकाउंट खुलवाना होगा, सिम लेनी होगी, मुल्क से बाहर देना होगा, जाना होगा, उसकी रिक्वायरमेंट आ जाएगी, उसने पूरी करनी है। ये रोज एक तमीज कर दी, एक डिस्टेंस पैदा कर दिया, फाइलर को ये देना है, उसको ये नहीं देना। फाइलर कुर्बानी कर सकता है, नॉन फाइलर नहीं कर सकता, कल ये आ जाएगा। फाइलर गाड़ी दे सकता है, नॉन फाइलर ये इतने % देगा। ये क्या मकसद है? बच्चों जैसी बातें, ये पता नहीं किस तरह मुल्क को चलाना है। फाइलर नॉन फाइलर की तमीज होनी नहीं चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है, आपका अकाउंट खुलेगा, ये रिक्वायरमेंट आपकी सिम खुलेगी, दैट्स ऑल। इसके बाद कुछ होना ही नहीं चाहिए। एग्री करते हैं सलीम सिजवानी साहब कि अशरफिया एक गरीब ये कहता है, जो सैलरी पेशा आदमी है, वो कहता है कि मुझसे तो आप मेरी तो सिम बंद कर देते हैं, लेकिन अशरफिया को आप मराते देते हैं, उनसे तो आपको कोई पूछ नहीं है, मुझसे पूछ है, एक महरूमी है। सर आप देखें, सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो हमारा लोअर तबका ही दे रहा है। बिजली की मद में, गैस की मद में, आपके माचिस की डिब्बिया की मद में, ऑयल ले रहा है, खा रहा है उसकी मद में, जो चीज़ परचेज कर रहा है उस मद में वो टैक्स दे रहा है। और जो है वो टैक्स का जो है अकाउंटेबिलिटी सबसे बड़ी चीज़ है सर, वो हमारे मुल्क में है नहीं। आज सबसे बड़ा टैक्स चोर खुद वज़ीर आज़म बना हुआ है, आज सबसे बड़ा टैक्स चोर खुद सदर मुमलिकत बना हुआ है। तो आप खुद सोचे ना सर, वो मुल्क कैसे आगे जाएगा? जहाँ टैक्स चोरी हमारे हुक्मरान होंगे तो वो टैक्स चोरी को भी फरोग देंगे, और जो टैक्स की इनकम इनके पास आ रही होगी वो भी बैरून मुल्क मुंतकिल हो रही होगी। तो आप देख लें, अगर ये इतने मुल्क से ऑनेस्ट होते तो अशरफिया की खैर सिर्फ मरात अगर खत्म करते तो 52 खरब रुपए तो उनको वैसे ही आ जाते इनके पास। 52 खरब रुपए तो वैसे ही इनके पास आ जाते हैं, और सिर्फ उन अशरफिया को मरातों की जरूरत भी नहीं है, उनके पास करप्शन के बहुत पैसे हैं, उनको मरातों की जरूरत भी नहीं है, मगर फिर भी उनको मरातें दी जा रही है 52 खरब रुपए की, और उसका लोड जो है वो गरीब आवाम पे डाला जा रहा होता है। आखिर गरीब पिस पिस के कितना पिसेगा? ऐसा ना हो कि वो पिसा हुआ जो है ना किसी दिन खड़ा होकर गिरेबान पकड़ ले, तो वो नौबत ना आने दें। और इस नौबत से बचाने के लिए आजकल जज साहबान ने जो है वो इंसाफ करना शुरू कर दिया थोड़ा बहुत। अच्छा, और जज मुस्तफाई जो है उन्होंने जिस तरीके से जजमेंट दिए खुल के, और 9 मई के जो मजलूम जो लोग थे, जिनमें ज्यादातर 99% जो वो थे गरीब लोग थे, जो 1 साल से ज्यादा बेफजूल के अंदर उनकी जमानतें रुकवाई हुई थी, गैर कानूनी और गैर आईनी तरीके से उनको जमानतें दी उन्होंने, और दबाव के बावजूद कि उनके जज को यरगमाल बनाया गया, उनके ऊपर बदतमीजी की गई, उनके वहां के ट्रांसफार्मर को तबाह किया गया, इसके अलावा उनके घर के गैस के मीटर और दीगर को तबाही की गई, मगर उसके बावजूद सलाम उस जज साहब को, सलाम उस जज साहब को जिसने जो है ना वो जहां को इंसाफ का फैसला दिया और हक को इंसाफ पे खड़ा। इंशाल्लाह देखेंगे पाकिस्तान के जज साहब जब हक इंसाफ पे खड़े रहेंगे तो ये मुल्क को लूटने वाले जो हुक्मरान हैं उनको भी सीधा होना पड़ेगा। चलें, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर अजीज अवान साहब ने, चीफ ऑर्गेनाइजर है एक्स मिनिस्टर सोसाइटी का। खुशामदीद कहेंगे अवान साहब, क्या आप लाइन पर मौजूद हैं सर? अजीज अवान साहब, क्या आप सुन सकते हैं? जी सर, आप सुन सकते हैं? आवाज आ रही है आपको? जी पता है सर, ये बजट गरीब मार बजट है, जहर कातिल बजट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दिया इस बजट को। जी आ रही है सर। हेलो जी सर, आप सुन सकते हैं? हेलो गालबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, हम सेकंड स्टोरी पे आ जाते हैं जब तक उनसे हमारा राब्ता बहाल हो। अडवाणी साहब, एक लंबी बहस थी, बानी पीटीआई कहते थे मैं किससे बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा जो इनको लाए हैं, लेकिन अब उन्होंने कमेटी तश्कील दे दी कि हुकूमत से बात करें। क्या इस पे कायम रहेंगे?
देखिए कमेटी तस्कील जो आप बात कर रहे हैं, तो इन्होंने हेड किसको बनाया है? महमूद खान अचकजई को। सही है, जिनको पहले बहुत क्या क्या उसके बारे में कहते थे, मतलब किसी काम का नहीं था वो आदमी इनके लिए, ये तो आप रिकॉर्ड पे हैं। अब सब पावर उनको दे दी। सही, ठीक है, कि आप जाके सबसे बात करें। मैं अवान साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। सर ये बजट गरीब मार बजट है और ये बजट जहर कातिल है। पीटीआई ने मुस्तरद कर दिया इस बजट को, सर क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा बजट आ गया। आप देखिए इसमें 15% पेंशनों में इजाफा कर दिया गया है, एक स्केल से लेकर 16 तक 25% तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया है। बाकी चीजें जो है वो आपको पता है, जो जिस तरह हम मुल्क के पार्टी एक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, उनको बेहतर करने के लिए अभी आने वाले दिनों में पेट्रोल और सस्ता हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि चीजें ठीक हो रही है। गरीब बात है, गरीब दोस्त बजट आया और चीजें जो है वो सेट हो रही है। अच्छा सर, रियल एस्टेट सेक्टर वाले कह रहे हैं हमारे साथ तो जुल्म है, बस हम जा रहे हैं ये मुल्क ही छोड़कर। कौन कह रहे हैं? रियल एस्टेट सेक्टर सर, कंस्ट्रक्शन वाले। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। वो चाहते कि लोग प्रोपेगेंडा करते हैं। अच्छा, बिल्कुल चीजें जो है जब उन तक सही पहुंचेगी, उनको भी क्लियर नहीं किया गया, तो वो भी इससे फायदा उठाएंगे। मैं समझ रहा हूँ बजट में कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी के खिलाफ हो। बजट में उन्होंने बड़ा सोच समझ के और बड़ा बैलेंस बजट किया कि जिससे हमारी तौर पर बेहतर होंगे और हमारे लोगों को रिलीफ भी मिलेगा और महंगाई की आने वाले दिनों में शरह जो भी कमी होगी। अच्छा, मतलब आपकी नजर में ये बजट ठीक है, आप इसको पास करते हैं? जी बिल्कुल, की मैं समझते, मैं ही नहीं, पूरे पाकिस्तान के लोग भी इस बात को समझते हैं। आप देखें कि इस पुरानी कबियत में 25% जो है तनख्वाहों में इजाफा, 15 के पेंशनों में इजाफा और बड़ी चीजों में रिलीफ दिया है और फिर आगे जाके पेट्रोल भी सस्ता मजीद हो एक आखिरी इन सब चीजों से जो है वो आवाम को रिलीफ मिलेगा। तो जब आवाम को रिलीफ मिलेगा तो आवाम जो की बजट होगा ना, बेहतर बजट होगा। ठीक है, एक लास्ट मेरा सवाल है, क्या बानी पीटीआई की जो कमेटी है जो हुकूमत से बात करेगी, मुज़ाकरात होंगे, क्या वो मुज़ाकरात आपको कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं या कि बानी पीटीआई फिर इनकार कर देंगे कि बस छोड़ दें, रहने दें? हेलो जी सर, क्या आप सुन सकते हैं? मेरा ये सवाल था कि बानी पीटीआई की मुज़ाकराती जो टीम है हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर पाएगी? ये तो टीम पे डिपेंड करता है, लेकिन ये है कि अभी शुक्र है कि ये फासले आ गए। जब हम मुज़ाकरात करते हैं, पहले तो ये कहते थे हम किसी से मुज़ाकरात ही नहीं करेंगे, तो अब ये मुज़ाकरात से आगे हैं और मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात शुरू भी हो गए हैं। इनकी मुलाकात भी सरकार साहब से हो गई है और आगे जाके चीजें इंशाल्लाह ताला बेहतर सेटल भी हो जाएगी। और आप देखेंगे मुज़ाकरात से ही हल निकलेगा। सियासी जमातों को सियासी जमातों से मुज़ाकरात करनी चाहिए। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं हजारों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। तो अभी जो बानी पीटीआई ने इस तरह इशारा किया है और चेयरमैन पीटीआई ने उस दिन मीडिया को बताया है, फिर उसके बाद एक टीम भी बन गई है जो डार साहब को भी मिली है, तो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो गया। तो ये मुल्कों को उनके लिए बेहतर होगा, अल्लाह करे ये कामयाब हो। और दोनों तरफ से मेरा ख्याल है कि अपनी अपनी जो नीयत है उसको ठीक करके मुल्क को मद्देनजर रखते हुए एक अच्छी सीमत पर जाने के लिए मुज़ाकरात को कामयाब करना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आदिल अवान साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया। सर, बड़ा अहम है, किसी भी मुल्क के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में आए तो मईशत भी बेहतर होगी, सारे एक ही स्टेक होल्डर, तमाम पार्टियाँ एक पेज पे होंगी, ग्रैंड डायलॉग की माजी में बातें हो गई हैं। आप बता रहे थे अचकजई साहब लीड करेंगे इस काफिले को। आपके सामने है कि इनके कमेटी का जो हेड है वो तो महमूद खान अचकजई है। अचकजई के बारे में इनकी बहुत अच्छी राय थी, लेकिन चले ये तो चलता रहता है, ये लोग इसी तरह करते हैं। अब अचकजई को इन्होंने पावर दे दी है कि आप सबसे बात करें, पूरी पावर इनको दे दी है। इसमें से ये भी बात है, इनके पास खुद की पार्टी में कोई आदमी नहीं था इतना पावरफुल जिसको वो इतनी पावर देकर आगे करते, लेकिन अचकजई को दिए। उसकी वजह क्या है? इनका डबल स्टैंडर्ड है। अच्छा, ये चाहते नहीं है मुज़ाकरात। मैं वजह बताऊं क्यों। अच्छा, नहीं चाहते मुज़ाकरात। ये बस इनके अंदर से प्रेशर है कि इनके खुद के लोग बोलते हैं कि हमें सियासी क़यादत से मुज़ाकरात करने चाहिए। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि मुज़ाकरात करो, तो इनके पास कोई चॉइस नहीं था। अब इन्होंने चॉइस एक ऐसे आदमी को किया जिनके बारे में खुद की राय भी खराब थी। अब वो ज़्यादातर देखें, अचकजई साहब के बारे में अगर आप देख लेना तो अचकजई साहब नवाज शरीफ वगैरह से, पीपल्स पार्टी से तो अभी मुलाकात कर भी लेंगे,
लेकिन अचकजई साहब जो मेन प्रॉब्लम है, जो खुद ये लोग कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करना बहुत जरूरी है, इनके बगैर कुछ नहीं हो सकता, और वो एंटी है, और वो अचकजई साहब तो ना किसी के साथ बैठेंगे, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो सवाल ही पैदा नहीं होता ये बैठे हैं, तो इसका मतलब तो मुज़ाकरात तो एक ही जगह जाएंगे। अब एक ही जगह जाएंगे तो आप क्या समझते हो, शहबाज शरीफ जाके एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे कि खान साहब की बात मान लो, पॉसिबल नहीं है। तो ये मुज़ाकरात तो फेल अभी से हो गए, मुज़ाकरात तो फेल हो गए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मेरी बात आप रिकॉर्ड कर लें। चॉइस ऐसे आदमी को क्या है जो मुज़ाकरात करने की हैसियत नहीं रखते आज की तारीख में। वजह क्या है, वो सिर्फ उन पार्टियों से बात करेंगे जो आपको एक्सेप्टेबल ही नहीं है, तो आप तो कोई भी बहाना कर देंगे कि नहीं इनके साथ, क्योंकि वहां तो वो जा नहीं सकेंगे, वो तो मतलब ये खाना पूरी है, फॉर्मेलिटी है, बस एक तरह से कि हम तो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, यहां से ये प्रॉब्लम आएंगे, फिर कुछ अरसे बाद ये क्या बोलेंगे, मेरा मैंडेट वापस करें, मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूं। ये आई ही कुछ दिन बाद। अब इनकी मतलब डिमांड आप देखें कैसी है, जो आई थी थोड़े दिन पहले। अच्छा। इनकी डिमांड आप देखें, हुकूमत से मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूं, हुकूमत पहले अपनी हुकूमत खत्म करे और मुझसे मुज़ाकरात करे, मैंडेट मेरा वापस करे, तो मतलब ये हुकूमत खत्म करे, हुकूमत खत्म करके मेरे से मुज़ाकरात करे, ये इनकी डिमांड है जो पूरी नहीं होगी। अचकजई को बनाने की वजह यही है कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। एक और चीज, ये मैंडेट की बात करते हैं पीटीआई वाले, हर वक्त आपने देखा होगा मैंडेट वापस करें, मैंडेट वापस करें, सही है, और मौलाना फजलुर रहमान से बात करने जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी कहता है कि मेरे साथ धांधली हुई है, मेरा मैंडेट वापस करें। तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ कहां पर धांधली हुई है, केपीके में। और अगर आप मौलाना फजलुर रहमान से बात करना चाह रहे हो तो केपीके का मैंडेट आप मौलाना को वापस करें। सही। तो मकसद कहने का ये है, मीठा मीठा हाथ पप करवा करवा तू सबसे पहले तो आप केपीके का, आप अगर ये डिमांड करते हैं कि मैंडेट वापस किया जाए तो केपीके में पहले आप मौलाना को, वो भी उनकी भी यही डिमांड है, वो आपका तो आज इत्तेहादी बना हुआ है, दोस्त बने हुए हैं, मकसद कहने का यह है, इनका समझ में नहीं आ रहा, इनकी पार्टी मुझे लगता है यूनाइटेड नहीं है, खान साहब खुद को भी नहीं पता खान साहब चाहते क्या है। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, खान साहब को यही नहीं पता खान साहब खुद का क्या चाहते हैं। जब इनके लीडर को ही नहीं पता तो इन भाईजान क्या करेंगे, अभी पूछ लेते हैं, क्या बात है सर, बड़ा प्रेशर आ गया आपके ऊपर। खान साहब को खुद भी पता है क्या हो रहा है सर, इनको खुद को नहीं पता जो बोले जा रहे हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। अच्छा, तो पता नहीं बोले जा रहे हैं, खाली बोले जा रहे हैं। बात तो ये नहीं है कि पीटीआई का मैंडेट, चले पीटीआई का मैंडेट नहीं दे, फॉर्म 45 बहाल करते हैं जो अवाम का हक है, नहीं तो तो न पीटीआई का न पीपल्स पार्टी का। मेरी बात सुने, न पीटीआई का न पीपल्स पार्टी का न नून लीग का न किसी और जमात का। फॉर्म 45 पब्लिक का हक है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे सिंध में हो, चारों सूबों के फॉर्म 45 सामने ला के फैसला कर ले, जहां जहां धांधली हो सामने हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मगर ये चीजें कभी नहीं करेंगे क्योंकि अवाम के वोट का हक इनको देना नहीं है। अवाम को ताकत का सर चश्मा इन्होंने कभी तस्लीम नहीं किया है। और सर आप बोलने बीच में बोलने कोई मसला नहीं, मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ। मैं ये बोलना ये चाह रहा, मैंने ये नहीं कहा कि मैंडेट पीटीआई का नहीं है, मैंने ये कहा, मैंने ये नहीं कहा इलेक्शन में ये जीते हैं। चलो शुक्रिया आपने पीटीआई का तस्लीम किया, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने पीटीआई का मैंडेट तस्लीम किया। मेरी बात सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा इलेक्शन में ये लोग जीते हैं। अच्छा, अगर ये आज मैंडेट की बात कर रहे हैं हमको वापस दे, तो 2018 में आपको वापस करना था ना उनका, उस वक्त आप नहीं जीते थे। तो मकसद कहने का ये है कि आज आपके साथ जो हुआ है वो आप कर चुके हैं। अब अगर 2024 के हम साबित कर रहे हैं कि मैंडेट हमारा, 2018 के भी हम साबित करने के लिए तैयार हैं कि मैंडेट हमारा था। उस वक्त भी यही था, उस वक्त भी यही था। 14 सीटें इनको कराची से मिली थी और जिनको मिली थी वो खुद हैरान थे कैसे थे कि आप अगर माने तो पूरी सच्चाई माने। एक इनका क्या है, आधी सच्चाई मानते हैं, जो देखो आधी सच्चाई, आधा सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक है। ये उनके साथ उनका टाइम है सनी चौधरी साहब। लेकिन आप ये तो कहें कि आप अपने मौके से हट गए। बानी पीटीआई कहते थे इन चोरों से मैं बात नहीं करूंगा, तो अब आप कर रहे हैं, आपने अपने लोगों को आगे कर दिया कि करें बात नवाज शहबाज शरीफ चोर से। देखिए जब बात नहीं कर रहे थे, आप लोग बोलते थे, मैं नहीं बोलता था। जब वो बात नहीं कर रहे थे तब आप लोगों को एतराज था, आज वो बात कर रहे तो भी आप लोगों को एतराज है। हमें एतराज नहीं है, तो खुशाई में वो बातचीत बड़ी बड़ी भड़के मारी सर। वो आप कहेंगे खुशाई में अच्छी बात है, वो बात करने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, मगर बात तो सर वहीं पे आएगी। मेन बेसिक पॉइंट वही है, फॉर्म 45 जो अवाम का हक है वो अवाम को दिया जाएगा इन मुज़ाकरात। तो वो मुज़ाकरात क्या करेंगे? चले अच्छा से शहबाज शरीफ से क्या बात करेंगे, हुकूमत अपनी गिराओ। सर अच्छा जय साहब शहबाज शरीफ से क्या बात करेंगे, वो आप मेरे से पूछ रहे, मेरे से पूछे कि मैं अगर शहबाज शरीफ से क्या बात करूं तो मैं आपको बता सकता हूं। आप पीटीआई की नुमाइंदगी, आप क्या बात करें? मैं तो भी नुमाइंदगी कर ही नहीं रहा हूं, तो इसलिए मैं भी बात भी नहीं करूं। बेवकूफ में मिट्टू बनने का कोई फायदा नहीं है। नहीं तो खान ने क्या टास्क दिया है आपकी टीम को कि क्या बात करनी है? बात तो मेन वही रहेगी
जो खवातीन के साथ ज्यादतियाँ हो रही है, गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से जो खवातीन को दीगर अफराद जो नौजवानों को बच्चे बूढ़ों को जो बंद रखा गया है, वो जो है सबसे पहले तो उनको छोड़ा जाए। और ये देख लें कि मुज़ाकरात में सीरियस ये लोग नहीं है, ये आप देख लें, ये मुज़ाकरात के अंदर सीरियस होते तो ये सबसे पहले बेगुनाह लोगों की रिहाई का अनाउंसमेंट करते, झूठे मुकदमात बार बार सनम जावेद और दीगर खवातीन के ऊपर लगा के उनको बार बार जाली रिमांडों पे जेलों में नहीं भेजते, और ये जज साहबान के ऊपर हमले नहीं करवाते। ये जो है गौर अयूब साहब को अदालत में जाने से रोक के पुलिस वालों ने उनकी जमानत मंसूख की, जिसकी वजह से भी एहराम में गिरफ्तार हुए। और इमरान रियाज साहब के साथ क्या सलूक किया सर? सलाम इमरान रियाज साहब को जो 4 दफा एयरपोर्ट पे गए हिम्मत करके और 4 दफा वापस आए, मगर इनको 5वीं दफा भी अगर मौका होता तो ये 5वीं दफा भी जाते। क्यों? कि इनका हक है, क्योंकि ये इनका हक है, हज करना इनका हक है, मजहबी और दीनी हक है। और कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर में इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो इनको गिरवी रखवा के देनी चाहिए थी। अगर उनको इस टाइम इनको डाउट था कि ये नहीं आएंगे वापस, तो उनकी सारी प्रॉपर्टी गिरवी रख के, उन्होंने तो मजीद प्रॉपर्टी बाय की है पाकिस्तान के अंदर में, वो सारी प्रॉपर्टी गिरवी रख के उनको हज पे जाने देते, मगर नहीं सर, ये बदनीयत लोग हैं। ये हज में के रोकने के लिए कुरान शरीफ में जो आयत है ना, वो बहुत सख्त है, मेरे जहन में नहीं है इस वक्त आयत, मगर बहुत सख्त आयत है हज से रोकने वालों के लिए। और ये उन्होंने हज से जाने से रोका है। और आपको पता है जो रोकने वाले भी बेचारे वो कह रहे थे हमारी नौकरियों का सवाल है, वरना फिर खुद को अफसोस हो रहा है आपको रोकते हुए। सही है। और ये साहब हज को उम्रे से मिला रहे हैं। उम्रे के बारे में तो कोई कलाम पाक में आयत नहीं आई है, मगर हज के बारे में आई है। आपसे मुकादमे है शाह साहब। मैं भाई मजहबी मामले में बहस ही नहीं कर, इनके लोग हम आपसे बहस ही नहीं कर रहे सर, कानों में हम आपको बता रहे हैं, इंसान कर रहे हैं आपको, हम आपको इंसान कर रहे हैं, बहस नहीं कर रहे हैं आपसे, आपको इंसान कर रहे हैं, आपकी नॉलेज में इजाफा कर रहे हैं भाई। ऐसा क्या से रोकने के लिए कितनी बड़ी आयत है, और आपसे रोकने वालों को मैं कह रहा हूं, आप साफ नॉलेज में आप जाली साहब ये सर, अरे भाई हम जाली हो, आप क्या नून लीजिए, पक्कारी नहीं फैला रहे, लोन लीजिए, खराब नहीं कर रहे, बच्चों को खराब नहीं कर रहे। चले शाह साहब ये बताएं कि ये खान साहब की जो मुज़ाकराती कमेटी है, ये अगर बेहतर हो जाते मामला तो स्ट्राइक मतलब ईद के बाद हड़तालें खत्म, धरने खत्म। भाई अभी जो भाई ने बात करी है कि अचकजई वाला मामला, वो सब आपके सामने बात की है, लेकिन बात एक रह गई अधूरी। एक और भी ऐड कर दूं, जो point- सीएम केपीके से बाजू चढ़ाते हैं, कहते हैं मैं इनको तो ऐसे टांगूंगा। यार देखें, आपने सुना होगा, हाँ। जो भौंकते हो काटते नहीं, अच्छा, जो गरजते हो बरसते नहीं, तो छोड़ दे, यहीं रहने दें। वफादार सिपाही है खान सब का। शो है, सब शो है, अच्छा, सब शो है। अच्छा, जो पॉइंट्स इमरान खान का जिक्र यहाँ हो रहा है, मैं भी मजबूरी नाम ले रहा हूँ, नाम भी नहीं लेना चाहिए। क्यों? बना है ना, एक चीज पे बैंड लगा हुआ तो लगा हुआ है, अभी तक लगा हुआ है बैंड, हटा नहीं है। अच्छा, ठीक है, लेकिन तो फिर मैं ले रहा हूँ। तो आप ले रहे हैं, अब आपका मसला है, आपकी मोहब्बतें होंगी। सर अभी अगर आप पूछेंगे इनके प्राइम मिनिस्टर साहब से तो वो कहेंगे हमने कब लगाया, हमने तो लगाया नहीं। बात ये है कि उन्होंने जो पॉइंट्स दिए मीटिंग करने के लिए, वो पॉइंट्स में से कुछ का जिक्र ये हमारे दोस्त कर गए। वो एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि जो मुज़ाकराती पॉइंट कहलाए। वो पॉइंट ही ये है कि जिसमें मुज़ाकरात होगा ही नहीं, तो वो मुंह फेर चुके मुज़ाकरात करने वाले भी। हाँ, तो बात ये है, ये कार्ड खेला गया वहां से बैठ के। मैंने पहले भी कहा था कि ये ट्वीट के बाद ये दूसरा तो कार्ड। बानी पीटीआई ना सहूलत ले रहे हैं, ना बीमार पड़ रहे हैं, ना कह रहे हैं मैं हाथ जोड़ा मुझे बाहर जाने दो। अच्छा नहीं है, वो सुकून से बैठ गए हैं अपने नजरिए पे, कर क्या रहे हैं? अप्रिशिएट करेंगे उनको। मुझसे पूछो कर क्या रहे हैं? अच्छा, वो कर ये रहे हैं कि बाहर उनकी जान को है खतरा, अच्छा, इसलिए वो खुद पेटे में। जो उनके बकौल। अच्छा, तो वो तो अब सही सेफ जगह बैठे हुए हैं। अच्छा, अब वो बाहर आ नहीं रहे और बीमार नहीं हो रहे, ये कोई ऐसी बात नहीं कर रहे, तो वो इसलिए नहीं कर रहे कि इतने बड़े रेवड़ के अंदर वाजे उनको नजर आ रहा है कि जो बाहर लोग हैं, जिनको पहले की चॉइस भी आपने देख सर ली। आपने पुराने सियासतदान देखे थे, वो कहते थे भाई हॉस्पिटल में रहेंगे, यहाँ से निकालो। नहीं तो आप समझ ही नहीं रहे ना, नहीं तो ये शौकत खानम भी मूव हो सकते हैं। सिक्योर कहीं फील नहीं कर रहे हो। अच्छा, उनकी जान को खतरा है। फील है उन्होंने, आप देख नहीं रहे कि बुशरा बीबी को भी अडियाला बुलवा लिया वहां से उठवा के। ये सारा सिस्टम पीटीआई ने तो किया। किससे जान को खतरा है उनको? देखिए, ये तो वो बेहतर जानते क्योंकि उन्होंने ही बताया था, और उन्होंने कहा था मेरी बीवी को भी कुछ हुआ तो मैं धमकियां दी थी, याद होगा आपको। ये सब उनके अल्फाज है। अच्छा, बाहर उनको पता नहीं अपना कौन है, पराया कौन है, पार्टी कौन लीड कर रहा है, क्या हो रहा है, एतमाद किसी पे नहीं है उनको। मैं आपको बता दूं, उन्होंने बड़े बड़े एतमाद के पुल जो है गिरा दिए, 1 मिनट में फारिग कर दिया। शेर अफजल को भी आपने देख लिया, वो फैसल वाडवा क्या बोल रहे हैं, आज पहले क्या बोलते थे।
आप देख लें जितने भी लोग हैं, फाइनेंसर देख लें इनके जो पहले चले, तो मैं कुछ कहना मेरे लिए बेकार है, खुली किताब है तमाम। खुली किताब है। एक बार अडवाणी साहब, मुज़ाकराती टीम अगर कामयाब हो गई, जो बाजार आप कह रहे हैं नहीं होगी कामयाब, तो ईद के बाद हड़तालें नहीं होगी, लेकिन एक ये भी तासुर दिया जा रहा है कि ईद के बाद पीटीआई के मजीद लोग गिरफ्तार होंगे, इन पे मजीद सख्ती आनी है, तो क्या फिर कोई 9 मई का सानिया आप देख रहे हैं, फिर कोई जलाओ घिराव की सियासत आप देख रहे हैं, या कि सुकून हो जाएगा? क्योंकि अभी भी मुराद सईद और दीगर रहनुमा अभी भी वो कहते हैं ना स्क्रीन से गायब है। देखिए 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे, इसके बाद इन्होंने कितनी बार कॉल दी है एहतिजाज की, इसकी हड़तालों की, कुछ हुआ? अब इनकी वो कैपेसिटी नहीं है कि ये कुछ कर जाए। मौलाना साथ है सर? मौलाना नहीं होंगे साथ कुछ दिन बाद। अच्छा, नहीं ये किसी वो के साथ शहबाज शरीफ साहब मतलब मामला तय करके आ गए? मामला तय होंगे नहीं, इनके साथ कोई भी इतना आगे नहीं जाएगा जो ये स्ट्रीट पावर की वजह से मौलाना को ले रहे हैं। मौलाना को नहीं चाहिए, मौलाना को 2-4 वजारतें मिल जाएंगी, मौलाना भूल जाएंगे इनको। अच्छा। ये मान लें आप, ये एक हिस्ट्री है। बाकी ना अब इनकी वो पावर नहीं है जो आप कह रहे हैं, हड़तालें, एहतिजाज, 9 मई जैसा वाक्य, इनके बस की बात नहीं रही। अभी कोई निकलता कहाँ है? लोग नहीं है इनके पास। कहाँ निकलता कहाँ है कि नहीं, इसको छोड़ो। हाँ। आजकल जो हालात चल रहे हैं, इनका कौन सा बंदा रोड पे आजकल जो हालात चल रहे हैं, तो फिर खान कह रहा है कि ये मार्शल लॉ ही चल रहा है। मार्शल लॉ अनऑफिशियली मार्शल लॉ बोल दें, कुछ भी बोल दें, ये आप ये नहीं बात कर रहे ना। आप जो मेरी बात है उसको लेकर चले। आज इनकी कैपेसिटी नहीं है, वो किसी भी सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो। पीटीआई खत्म। हाँ, पीटीआई आज एहतिजाज, हड़ताल, आपने जो बात की मैं वो बोल रहा हूँ कि हड़ताल है, एहतिजाज, ये इनके बस की बात आज की तारीख में नहीं है। इनकी आज कैपेसिटी नहीं है जो हालात चल रहे हैं। भाई इनसे माजरत भी कराइएगा, माजरत आपको ट्रैप किया उन्होंने, जाली साफे बोल दिया। भी मेरा दिमाग बड़ा अजीब तरीके से ये सीधा मेरे ऊपर सहाफती हमला है। अच्छा चले, वो बात है उस पे। अगर इन्होंने माजरत नहीं की तो मैं इस सिलसिले को आगे लेके चले उस पे सहाफत के असल पे पेज बताऊंगा। चले जाए, मैं सर आप कंप्लीट करें। और बाकी रहा, देखिए महमूद खान अचकजई को हेड बनाने का मतलब ये है कि मुज़ाकरात इनको करने ही नहीं है। देखिए महमूद खान अचकजई पीटीआई को अप्रिशिएट करेंगे किस बात पे? खामोशी से बैठे हुए, ना वो हॉस्पिटल की डिमांड कर रहे हैं, ना वो कह रहे हैं मुझे जेल में नहीं, तो जेल में इनको जो सहूलत चाहिए सब तो मिल गई है। नहीं, बाहर जाके पीटीआई के लोग कह रहे हैं अभी भी सहूलत पीटीआई के लोग कह रहे हैं, इन्होंने तो कहा मुझे तो सब सहूलतें हैं जो हैं। बाकी ये तो वॉशिंगटन में जाके कहा था एसी हटा दो, ये तो अभी मांगने का राइट भी नहीं रखते। आपने देखा नहीं था उसका रिस्पॉन्स क्या हुआ था? शहबाज शरीफ ने चीफ सेक्रेटरी को, वज़ीर आला पंजाब को, दीगर को दरख्वास्त दी थी, ये मर जाएगा, वो हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, इसको ये बीमारी लग जाएगी, इसको माफी तांगे पकड़ के एसी वापस रुकवाया था उन्होंने, और खान साहब ने भी बड़ा दिल करके रोक दिया था। मैं ये नहीं बोल रहा कि शहबाज शरीफ या नवाज नहीं शरीफ, हटाया गया ना, मेरी बात आप समझे। मैं ये नहीं कह रहा कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ने जो काम किए वो अच्छे काम किए, मैं तो उनको डिफेंड नहीं कर रहा। मैं तो इनकी बात कर रहा हूं कि इन्होंने जो कहा था कि मैं ये कर दूंगा, मैं यूं करूंगा, तो इनको अभी राइट नहीं है कुछ मांगने का। मैं ये बात कह रहा हूं, मेरी बात को समझे। मैं ये नहीं कह रहा शहबाज शरीफ जाता था खान ड्रग यूज करता है, खान एक दिन जेल में यूज रह नहीं पाएगा, ये लग्जरी लाइफ का आदी है, ये नशे करता है, देखना ये भाग जाएगा, तो ये सारी बातें दम तोड़ गई। लेकिन ये तो अभी जो कह रहे थे कि ये यूज कर रहा है ड्रग्स, आप उससे बात करें, हमने तो नहीं कहा कभी ये। अच्छा। तो मेरा तो इससे ताल्लुक, मैं तो वो बात करूंगा जो मैंने देखी है और सुनी है, उससे मैं डिफेंड करूंगा कि खान साहब ने खुद कहा था कि ये सहूलत नेल्सन मंडेला होकर निकलेंगे। नहीं, सवाल पैदा नहीं होता। अच्छा। नेल्सन मंडेला, देखिए एक चीज मैं बताऊं, ये अंदर भी बैठे हैं, आपने कभी इनके मुंह से ये बात सुनी सुलह वाली बात? इनके पास लड़ाई झगड़ों के अलावा बात क्या है? अभी कुछ दिन पहले ही एक ट्वीट निकली थी इनकी 71 के हवाले से, तो ये कैसे एक्सेप्टेबल है पाकिस्तान में? इनको लड़ने मरने के अलावा कुछ आता नहीं है। इनको किसी ने ये बोल दिया है कि अब नेल्सन मंडेला ने कितने साल जेल काटी 36 और किस तरह काटी, और जो इनके ऊपर जो जुल्म करते थे ना जो लोग, वो कभी एक रेस्टोरेंट में मिल भी गए इनको, लेकिन उसको जब सदर बन गई है इसके बाद भी उसको भी माफ कर दिया। खान साहब तो किसी को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, लटका दूंगा, मार दूंगा, इसके अलावा बात आपने सुनी? तो शेख मुजीब चलें, शेख मुजीब बनने जा रहे हैं। शेख मुजीब तो नो डाउट वाकई एक ग्रास रूट का लीडर था। शेख मुजीब कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट पे हुकूमत में नहीं आया। खान साहब तो इस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट पे आए हैं हुकूमत में। खान साहब को ये बात जेब नहीं देती। आज वो इस्टेब्लिशमेंट को जितना भी बड़ा बोला कह रहे हैं, आज आज जो यहाँ आज ये प्राइम मिनिस्टर बने, इससे आप या कोई भी ये इनकार कर सकता है कि इस इस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट के बगैर इस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट से बने थे खान साहब, लड़ रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से आपकी बड़ा हुकूमत आई थी। झूठ नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट के जो लोग, सिक्योरिटी फोर्सेस के जो इदारे थे,
वो एस्टेब्लिशमेंट नहीं होते, पहली बात। और उन्होंने वोट की हिफाजत पे खड़े हुए थे, अच्छा, ठीक है। उन्होंने बैठ के थप्पे नहीं मारे थे, उन्होंने फॉर्म 45 की जगह और फॉर्म कराची से 14 सीटें 47 मिली थी आपको। फॉर्म 47 लेके नहीं आए थे वो फॉर्म 47 उनको खान साहब को एक भी नहीं मिला था। यहाँ तो सारे के सारे फॉर्म 47 से आए हुए हैं। और उस वक्त 2018 के अंदर भी 35 पंचर लगे थे, 35 सीटें खान साहब की गायब की गई थी, ताकि एक लूली लंगड़ी गवर्नमेंट आए और खान साहब को जब मर्जी में आए वो हटा सके, क्योंकि इनको खान साहब के ऊपर मुकम्मल एतमाद नहीं था, इसलिए उन्होंने खान साहब को एक लूली लंगड़ी गवर्नमेंट दी। ये हुकूमत और अवाम के भरपूर मैंडेट के बावजूद, रहा है। अवाम के भरपूर मैंडेट के बावजूद उनको लूंगे। और आप क्या समझते, 2013 में भी खान साहब जीते हुए थे। ना करें आप 18 की बात करें, मैं कहता हूं 2013 में भी जीते हुए 13 में भी थे। उस वक्त भी इनको जबरदस्ती हराया गया लोग था। ही नहीं है आपके, उस वक्त भी इनको इस वक्त की जबरदस्ती हराया ये गया था। पोजीशन है, लोग ही नहीं है। सर लोग नहीं है तो 8 फेब को क्या फरिश्ते आए थे वोट देने के लिए? और जो फॉर्म 47 की जरूरत पड़ी, वो क्यों जरूरत पड़ी इनको? अगर लोग थे जब भी जरूरत पड़ी फॉर्म 47 की, वरना फॉर्म 47 पे होते। और आज फॉर्म 47 वाले बैठे होते इक़्तिदार में। तो ईद के बाद निकलेंगे सड़कों पे, हुकूमत के लिए कोई तहरीक चलेगी? देखिए सर, हुकूमत के लिए तहरीक पुरअमन चलेगी और चलनी भी चाहिए, और ये हमारा हक है, और इसके ऊपर डाका डाला जाएगा। इस हक के पुरअमन तो ऊपर, इस हक के ऊपर जो है ना डाका इस तरह डाला जाएगा कि ये बीच के अंदर अपने गुल्लू बेट गुजारेंगे। अच्छा, गुल्लू बेट जो है वो इधर उधर से पत्थर मारेंगे और जो है अफरा तफरी और इंतशार का माहौल पैदा करेंगे, और इल्जाम फिर PTI पे डाल देंगे। इसका मतलब है आप लोग नहीं निकलेंगे सड़कों पे? तो हम लोग निकलेंगे इंशाल्लाह जरूर, मगर हम भी डिफरेंट तरीके से निकलेंगे। ऐसे निकलेंगे कि इनके गुल्लू बट्टों को भी मौका ना मिले। और सर अगर ये अपने आप को साफी कहते हैं तो अगर नहीं कहते, अरशद अगर नहीं शरीफ, कहते, अगर अरशद शरीफ के कत्ल की मजम्मत करते हैं, आपकी तरह जाली अरशद नहीं हूं। शरीफ के कत्ल की मजम्मत करते हैं, कर दूं? इमरान रियाज के पर होने मैं वाले क्यों जुल्म कर की दूं? मजम्मत इमरान करते रियाज हैं, पे तो मैं मैं कभी भी इनको नहीं सलाम भी करूंगा, मैं मादर कभी भी नहीं करूंगा। आपके पार्टी मगर के जब भी ऊपर अपने की साथी मजम्मत पे। बिरादरी के साथ वो नहीं क्या? खड़े हुए तो आप मेरे से छोड़िए, कैसे उम्मीद आप करते हो तो मेरे बिकाऊ साथ शरीफ करते पे हो? भाई, हम बिके नहीं तो आपको हम शिकायत कैसे होगी। तस्लीम करेंगे ये साफिये? बिके जब तो मैं अपने शिकायत साथियों होगी। के साथ नहीं खड़े बिके, हुए, जो उनके बिके साथ वो नहीं खड़े हुए, आपके। अहमद फराज के साथ जो जो बिके हुआ, वो आपके। इसके अलावा दीगर साफियों के साथ जो हुआ, मतीउल्लाह जान के साथ जो हुआ, इन तमाम साफियों ने उनकी मदद करेंगे। अरे तो इमरान रियाज को छोड़ के क्यों भागेंगे? उसको कितने साथ के साथ मजम्मत करे, साथियों के साथ जो जुल्म की मजम्मत कर रही है, क्यों कर दूं अगर भाई? साफिये तो करे ना। नहीं तो आपकी नहीं पार्टी है के लोग साफिये इसको नहीं कर रहे करेंगे, ना। हम क्यों करेंगे? सारी साफियती बरादरी कर रही है या नहीं कर रही है? तो छोड़ बिल्कुल दो भाई, साफी तस्लीम छोड़ कर दो। ले। आप लोगों के साथ जो बिक गया वो साफी है, बाकी नहीं है, बाकी है ही नहीं वो। आप वही नहीं साफी। आपके 90% साफी जो चले, ओरिजिनल साफी है ना, साफी वो है। उसकी मजम्मत वो कर नोट चुके करके जाके हैं, सारी हट बातों कर की मजम्मत कर पाँव चुके धो के पी रहे हैं, मैं समझो। हैं, मजम्मत कर चुके हैं वो भाई हम आप नहीं उन कर साफियों में रहे, हम थे नहीं जो कर रहे, सही के मुस्लिम साथ लीग चलते हैं। के मुस्लिम लीग के साफी है आप लोग, झूठ के साथ अलग बात चलते है। हो। मुस्लिम लीग के साफियों में क्या कहते हैं वो यार, मैं बोलते हुए अच्छा नहीं लगता। नहीं, पैर डाल रहा हूं कि मैं पैर ठीक है, चले ये बहस कहीं और चली जाएगी। मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ।